जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन पथ के आपके इस अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल सेट। जी हाँ, आज हम जिस मॉडल सेट को डिस्कस करने वाले हैं वो बिहार गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई पहली मॉडल सेट है। तो चलिए इस सीरीज में आज हम शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान। चलिए प्रथम से शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो पूरा ऑब्जेक्टिव, ये जो देखिए पूर्णांक कितने का है, 80 नंबर का है। तो ये 80 नंबर का आपका एग्जाम है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव आपको कितने बनाने हैं, 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। तो इतनी कैपेबिलिटी आपको अपने अंदर डेवलप कर लेनी है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को चुन चुन कर सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो कि पहला प्रश्न है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। तो सामाजिक विभेद क्या है, भाषा है, जन्म के आधार पर होती है, जाति, या इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो वर्ड क्या है बाबू, सामाजिक विभेद। विभेद मतलब न्याय अन्याय की बात की जा रही है। विभेद का मतलब यही हुआ कि भेदभाव। तो भेदभाव किस आधार पर, भाषा के आधार पर भी भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर भी होता है और जाति के आधार पर भी होता है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न क्या है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो स्वतंत्रता मूल अधिकार है, कैसा अधिकार है, फंडामेंटल राइट इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे मूल अधिकार। तो इसका संबंध किस अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 14, 15, 19 या 18। सटीक उत्तर है अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, इनमें से कहां सर्वप्रथम महिला को, किसको, महिला को वोट देने का अधिकार मिला, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस या भारत। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है, यानी व्यवस्था को संभालती है। क्या ग्राम सभा है, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, या इनमें से सभी। बच्चों हमेशा याद रखिएगा, इनमें से सभी हमेशा उत्तर नहीं होता है, इसलिए आप उत्तर याद करने पर ध्यान दीजिएगा। इसका उत्तर होगा ग्राम सभा। नेक्स्ट, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब संबंध विदेश से हो तो वो मामले कौन संभालेंगे, हमारी राज्य की सरकार तो संभालेगी नहीं, तो राज्य से उसका संबंध नहीं है, इसलिए राज्य सूची तो होगी नहीं। ठीक है, दोनों डिसाइड तो करेंगे नहीं, तो बच गई कौन, संघ सूची। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये क्या होता है बाबू, अगर प्रश्न आ जाए सूचना का अधिकार क्या है, तो सूचना का अधिकार है जिसके माध्यम से हम किसी भी अधिकारी, किसी भी विभाग से हम प्रश्न कर सकते हैं कि हाँ विभाग ये संबंधित या कार्य संबंधित हमें जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो ये ठीक है, ये जनता की एक शक्ति है, जनता की एक पावर वाली, एक तरह से कहिए कि अधिकार है, सबसे पावरफुल राइट है, हक है। तो क्या ये, इसका वर्ष क्या है, 1996, 2002, 2004 या 2005। तो उत्तर है 2005। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद यादव या S.A. डांगे। उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट, कहा जा रहा है इनमें से किस पार्टी का विलय मतलब होता है मिल जाना, विलय जनता दल यूनाइटेड, JDU, आज नीतीश जी की पार्टी यही है, JDU, जनता दल यूनाइटेड। चिन्ह क्या है, तो चिन्ह है तीर छाप, चिन्ह है तीर छाप। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी थी जो इनसे विलय हुई है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी या समता पार्टी। तो इसका राइट आंसर है समता पार्टी। नेक्स्ट, कहा जा रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना आपको याद है कि प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, ये वाली अगर लाइन याद है तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि इसको प्रस्तावना भी कहते हैं और उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, संशोधन मतलब सुधार करके। तो वो सुधार संख्या कितना था, कितनावां नंबर वाला सुधार था, क्या वो 40वां बार वाला सुधार था, 42वां, 44 या 48। तो जी हाँ, 44वां बार जब सुधार किया गया तभी ये जोड़ा गया। ठीक है, अगला प्रश्न। नेक्स्ट, कहा गया कि इनमें से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक क्या होता है, संघ,
संघ में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, संघात्मक शासन जब होती है तो हमारे यहाँ संघात्मक शासन है। यहाँ क्या देखने को मिलता है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट ऑपरेट होती है, हर राज्य की एक अपनी सरकार होती है और उन सभी को लीड करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो दो तरह से हो गई, एक सेंट्रल लेवल पे यानी संसद स्तर पे, देश स्तर पे जिसको आप कह सकते हैं, एक राज्य स्तर पे गवर्नमेंट जिसको हम लोग राज्य में कह सकते हैं कि राज्य की सरकार, तो राज्य की सरकार हो गई। तो ये हमारे यहाँ दोहरी है, क्या है, दोहरी शासन प्रणाली है। यहाँ कैसी है, एकात्मक की चर्चा की गई। एकात्मक कहाँ है, भारत, अमेरिका, श्रीलंका या कनाडा, तो ऐसा है कनाडा में, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है, बिहार, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या तमिलनाडु, उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, कहा गया कि केंद्र में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी प्रधानमंत्री जी के पास, तो केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी यानी कहा जा रहा है कि गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, यानी लीड रोल में कौन थे। कहने का मतलब है कि उससे पहले जब भी कोई भी प्रधानमंत्री बने थे तो कौन बने थे, कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी का ही बना था। तो पहली बार कांग्रेस पार्टी का ना होकर किसी और पार्टी का जो पीएम बना था या पीएम बने थे कह सकते हैं, तो वो कौन बने थे, लीड रोल में कौन थे, तो वो थे क्या, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या बीपी सिंह, उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, पानी के निजीकरण, आपके पाठ में चर्चा है निजीकरण के बारे में, कहां संघर्ष हुआ था, नाइजीरिया, श्रीलंका, बोलीविया या वेस्ट इंडीज, आंसर हो जाएगा बोलीविया। नेक्स्ट, अगला जो हमारा प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946, 47, 48 या 1950, उत्तर हो जाएगा 1946, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम, अधिनियम मतलब कानून, 2006 में आया था। इसके अनुसार क्या बोला गया कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, कितना परसेंट, 27, 33, 50 या 65, तो किस चीज में, पंचायत में, किस चीज में, तो पंचायत में महिलाओं को कितना दिया गया, 50% का आरक्षण। नेक्स्ट, ग्राम कचहरी, गांव की कचहरी जो होती है उसका प्रधान कौन होता है, मुखिया, पंच, सरपंच या पंचायत का सचिव, तो ये होते हैं कौन, सरपंच, ठीक है। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, यानी एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे इसका अस्तित्व कब आया, 1827, 1829, 1832 या 1842, ठीक है। आपके सामने चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, आप कमेंट करते रहिए और अपना भी जवाब देते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी, लाला लाजपत राय, आपको याद होगा लाल बाल पाल, ये क्या थे, उग्र विचार के थे, जो उदारवाद से नहीं, शांति से नहीं कि अंग्रेज बाबू हमें मुक्ति दे दीजिए, नहीं, ये लोग लड़के लेने वाले, लाल बाल पाल, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो हो सकता है पूछा जाए कि लाल बाल पाल का अर्थ बता दो या बता दिया जाए, या किन्हीं तीन उग्रवादी यानी उग्र प्रवृत्ति से क्रांतिकारियों के नाम बताया जाए, तो वो सब भी पूछा जा सकता है। तो लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी, नेपोलियन, लेनिन, मेजनी या स्टालिन की, तो उत्तर है मेजनी की, ठीक है। अगला है रक्त और लौ की नीति का अवलंबन मतलब कि उसने इसका उद्घोष किया, बोला कि भाई हम लौ या रक्त की नीति अपनाएंगे, लेनिन, कार्ल मार्क्स, हीगेल या बिस्मार्क, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क, 19 का डी, ठीक है। नेक्स्ट, राइन राज संघ यानी राज्यों का संघ का निर्माण किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था, मेटरनिक ने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने या फ्रेडरिक ने, ऑप्शन आपके सामने चारों हैं, उत्तर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रुसेनसेफ्ट नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जरूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन हमें लगाना ही है, जिसमें थोड़ा सा भी लगे कि नहीं इसमें डाउट, 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करेंगे, 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन को ही जिसमें श्योर होंगे। तो ब्रुसेनसेफ्ट, हम तो यहां सारे प्रश्न बनाएंगे, मगर आपको कितना प्रश्न बनाना है, केवल और केवल 40, ठीक है। ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहां हुई, जर्मनी, फ्रांस, इटली या ब्रिटेन, उत्तर हो जाएगा जर्मनी, जी हां जर्मनी। अगला है निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था, कौन था, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन,
लुई ब्ला। तो ये सभी यूटोपियन यानी यूरोपियन की कह सकते हैं, उसके प्रवेश को ही बोला जा रहा है यहाँ, तो इनमें से सभी इनका उत्तर हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक क्रांति को किस नाम से जानते हैं? जुलाई क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति या मार्च क्रांति? तो जी हां, अक्टूबर क्रांति इज द राइट आंसर। तो इसका सी। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन था? लाल सेना, जैकोबिन, चेका या जोल्वेरिन? आपके सामने चारों उत्तर है, आप इसका उत्तर लगाएं चेका के रूप में। किस रूप में? चेका के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट। नरोत्तम सिहानुक ने राजनीति से संन्यास कब ले लिया था? 1975, 1978, 1970 या 1980? चारों ऑप्शन आपके सामने है, मित्रवत तरीके से एकदम याद रखिए कि नरोत्तम सिहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या है? 1978। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, रेलवे। भारत में रेलवे की शुरुआत किसने की थी? कर्जन, डलहौजी, रिपन या मिंटो? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी ने यानी महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा, नमक कानून वाली जो यात्रा थी, की शुरुआत कहां से की थी? दांडी समुद्र से? नहीं, दांडी समुद्र तो पहुंचे थे जहां नमक बना के कानून तोड़ा इन्होंने। बारडोली गुजरात में पड़ता है, साबरमती आश्रम गुजरात में पड़ता है, कालीकट भी गुजरात में पड़ता है, मगर तीनों गुजरात की जगह है, मगर आंसर होगा साबरमती आश्रम। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? लखनऊ, बंबई, कलकत्ता या इलाहाबाद? उत्तर क्या हो जाएगा? बंबई। क्या हो जाएगा? बंबई। नेक्स्ट है, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी यानी किनारे पर के भी, मतलब विचार में दोनों गांधी यानी गांधी से मिलते थे, उदार प्रवृत्ति के थे, मगर सीमा के अंत क्षेत्र में रहते थे, इसलिए सीमांत गांधी कह के संबोधित किया गया। कौन थे? सी राजगोपालाचारी, मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान या स्वामी सहजानंद? उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान जी। वेदों की ओर लौटो, आज भी नहीं लौट रहे हैं, मगर हमारे पूर्वज या हमारे जो गुरु रहे हैं, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, समाज का मार्गदर्शन किया, उन्होंने बता दिया है कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, किनका कहना है? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, चित्तरंजन दास या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? ऑप्शन मारिए, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? सहजानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जयप्रकाश नारायण या श्री कृष्ण सिंह? तो आपको यहां एक बात तो पता चल जाएगा, श्री कृष्ण सिंह क्या है? बिहार के पहले मुख्यमंत्री है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो ये नहीं है, मगर उत्तर क्या हो जाएगा? सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती इसके सही उत्तर होगा। बिहार श्री कृष्ण सिंह क्या है? बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री, मगर किसानों की सभा की बात की गई तो उत्तर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट मतलब कानून कब पारित हुआ? 1850, 1875, 1881 या 1920? उत्तर हो जाएगा 1881। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम यानी कानून ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, यानी एक ऐसा कानून लाया गया जिसके बाद भारत में बस एक ही कंपनी व्यापार करेगी, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजों द्वारा कंपनी यही ना आई थी जी, ईस्ट इंडिया कंपनी। एकाधिकार मतलब केवल इसी का अधिकार, दूसरा कोई व्यापार नहीं करेगा। तो कौन सा अधिनियम था? विनियम अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम या एल्बर्ट बिल? उत्तर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, बॉम्बे के इंप्रूवमेंट हेतु ट्रस्ट की स्थापना इनमें से क्या कारण था? आखिर ऐसा क्या दिक्कत आ गया था, क्या समस्या आ गई थी कि बंबई को इंप्रूवमेंट के लिए एक ट्रस्ट मतलब एक संस्था बनाने की जरूरत पड़ गई? सामाजिक क्रांति लानी थी, आर्थिक क्रांति लानी थी, नस्लों को बांटना था, या प्लेग महामारी आ गई थी? तो जी हां, प्लेग महामारी आ गई थी, उसके बाद ही ट्रस्ट बना करके इंप्रूवमेंट किया गया बंबई को। अगला प्रश्न, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मोतीलाल घोष? मोतीलाल
घोष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, रेशम क्या है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र का नाम क्या है? न्यू इंडिया, ठीक है ना। किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या लाला हरदयाल? उत्तर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न क्या है? रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? भारत से, ईरान से, चीन से या इराक से? तो ये जो रेशम, सिल्क रूट, इंग्लिश में सिल्क रूट, देखिए यहां लिखा हुआ है सिल्क रूट। अगर कहीं ऐसा लिख दिया जाए हिंदी को ही बदल के सिल्क रूट, तक कंफ्यूज नहीं होना है, चीन से ही शुरू होगा। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपणन है? विपणन करने का मतलब एकदम संपन्न। क्या संपन्न कौन है? भारत है संपन्न। क्या हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बहुत हर तरह के हैं? क्या चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या जापान है? अत्यंत विपन्न मतलब क्या हो गया? संपन्न का उल्टा होता है विपन्न। विपन्न का मतलब हो गया कम होना। क्या होना? इनके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। इन तीनों के पास तो संसाधन बहुत है, कम किसके पास है? तो जापान के पास है। वर्ड को समझना है क्योंकि वर्ड से आंसर रिलेट होता है, ठीक है ना। तो इन तरह के शब्दों में ही आपको उलझाया जाएगा, बाकी और कोई तरह से डरना नहीं है। इन शब्दों पे कमेंट कीजिए कि किस किस तरह के शब्द आ रहे हैं। अगला, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण, देखिए वर्ड क्या यूज किया गया? वनावरण, यानी वन का आवरण, यानी वन से छाया हुआ। कौन है? क्या है? इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन है? देखिए दे ही दिया गया। सबसे ज्यादा कहां वन है? अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? उत्तर होगा एमपी, यानी मध्य प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, देखिए उद्यान वगैरह थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा अपनी पुस्तिका में से, यहां पूछा जा रहा है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा? उत्तर हो गया हिमाचल प्रदेश। अगला है सागर सम्राट। सागर सम्राट का जिक्र बार बार मिलता है। सागर सम्राट को क्या है जी? बांध है, बंदरगाह है या अपतटीय? ये जो आप देखते होंगे मैप भारत का, तो तट के यहाँ पे, यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के पास में ही क्या है? एक अपतटीय तेल रिंग मतलब यहाँ पर एक कहिए कि मशीनरी पूरी सेटअप है, जहां जमीन में से तेल, यानी समुद्र में से तेल निकाला जा रहा है। समुद्र के अंदर जो धरातल है उसमें से तेल निकाला जा रहा है, ठीक है। तो इसी का नाम है अपतटीय तेल रिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है? रूस के सहयोग से परमाणु विद्युत गृह क्या है? वैसा कहिए कि विद्युत गृह का मतलब समझा रहे हैं, वैसा प्लांट जहां पर बिजली पैदा की जाती है। कैसे? तो परमाणु विस्फोट करा करके बिजली पैदा की जाती है, उसे परमाणु विद्युत गृह कहते हैं। इन सब शब्दों को हमें समझना है, भागना नहीं है। अगला है, अब पूछा जा रहा है कि रूस के सहयोग से परमाणु विद्युत गृह बनाया गया, निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? क्या है? काकरापारा परमाणु विद्युत गृह, कैगा परमाणु विद्युत गृह, कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह या कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह? उत्तर हो जाएगा कलपक्कम। एक मिनट, कलपक्कम नहीं होगा जी, कलपक्कम नहीं होगा, कुंडनकुलम इज द राइट आंसर। कुंडनकुलम इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी मैं देख रहा था, एक महानुभाव पढ़ा रहे थे, उनका मैंने सेट देख रहा था, क्लास था उनका शायद दिशा ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि उसमें यही सेट पढ़ा रहे थे वो भी, तो इत्तेफाक से मैंने देखा, मेरी नजर गई, मैंने खोलकर देखा कि भाई किस तरह से पढ़ा रहे हैं। मैंने कम से कम उसमें से 4-5 ऐसे आंसर देखे जो उन्होंने गलत पढ़ा रखे थे, ठीक है। मगर आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आपके लिए जो सेट लेकर आया हूं वो पूरी तरह संशोधित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा गया है? कपास, सन, रेशम या जूट मारिए, आगे बढ़िए। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से किसे अंगोरा ऊन, ये भी बड़ा प्रश्न गलत पढ़ाए हुए थे। अंगोरा ऊन प्राप्त किससे होता है? तो खरगोश मार रहे थे, जो कि आंसर होगा इसका एक प्रकार की बकरी से ही बड़ा ऊन प्राप्त होता है। अगला चलिए, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां स्थापित किया? लौह इस्पात का पहला कारखाना किसका? लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां स्थापित किया गया? तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा तो याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर तो
थोड़ा सा समझिए कि हारना नहीं है, ज्यादा मेहनत करना है। आगे चलिए, डरना घबराना नहीं है, मेहनत को लेवल को बढ़ा देना। अगर आप इस 40 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन में से कम से कम 45 क्वेश्चन को अगर सही नहीं बना पा रहे हैं तो समझिए कि अभी आपको और प्रैक्टिस की जरूरत बहुत ज्यादा है। चलिए, भोपाल त्रासदी। अब भोपाल त्रासदी क्या है? भोपाल त्रासदी है एक ऐसी घटना है जहां पर एक प्लांट था, प्लांट मतलब बहुत बड़ा फैक्ट्री था, उस फैक्ट्री में कुछ टैंकरों में गैस रखा हुआ था, वो गैस किसी तरह से लीक हो गया और वो गैस पूरे एरिया में फैल गया। अब इससे क्या हो गया कि उस एरिया में काफी संख्या में लोग, जो स्टाफ थे, वो सब छटपटा के उस गैस की चपेट में आए और उनका देहांत हो गया। तो वही है गैस त्रासदी। कौन सा गैस था भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइट, या इनमें से सभी? सभी नहीं थे, केवल था मिथाइल आइसोसाइनाइट। सो ठीक है, मिथाइल आइसो सो गया सब। अगला है क्या? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे पूछा जा रहा है, NH1, NH44, NH30 या NH4? ऑप्शन हो जाएगा NH44, नेशनल हाईवे नंबर 44। भारत का सबसे बड़ा रेल जोन, रेलवे का जोन बटा होता है, ठीक है, कई जोनों में बटा होता है, यानी कई क्षेत्र। तो ठीक है, जैसे मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे। तो पूछ रहा है सबसे बड़ा वाला कौन सा है? उत्तर रेलवे। कौन सा रेलवे? उत्तर रेलवे। नेक्स्ट, अगला क्या है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण मतलब देश की संपत्ति घोषित कर देना, यानी देश के इंस्ट्रक्शन पे, देश के मतलब जो भी राजनीतिक कहिए कि तौर तरीकों से उन्हें चलना पड़ेगा, स्वतंत्र रूप से नहीं चलेंगे उस तरीके से, यानी एक तरह से कहिए कि सरकार के कंट्रोल में चलने की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण पूछा जा रहा है 1933, 1947, 1950 या 1953। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1953। ठीक है, सदिया से धुबरी, ये असम में पड़ता है। ये दोनों कहां पड़ता है? असम। यहां पे सदिया से, यहां पे असम का जो एक पॉइंट है वहां सदिया, और यहां पे धुबरी। तो इसी के बीच पूछ रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग? तो पूछा जा रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, जलमार्ग नंबर 2 बोलते हैं उसे, या जलमार्ग नंबर 3 बोलते हैं, या जलमार्ग नंबर 5 बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 50 का बी। ठीक है, अगला फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र कहां है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या गुजरात? तो ये जब फाल्टा की बात आएगी तो आप पश्चिम बंगाल को टिक करें, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, मोनाजाइट किस राज्य, यानी मोनाजाइट के बारे में पूछा जा रहा है कि मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? किसका अयस्क है मोनाजाइट? साइंस में पढ़ा होगा आपने, थोडियम का। किसका अयस्क है? थोडियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोडियम का। ठीक है, तो मोनाजाइट किस राज्य का में सर्वाधिक पाया जाता है? केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? तो मोनाजाइट का जब मामला आ जाएगा तो आप मारे, ठीक है, 52 का ए। मोनाजाइट केरल में ही होना चाहिए, मोनाजाइट केरल में ही। हाँ ठीक है, केरल में ही होगा। भारत का कॉकपिट किस नगर को कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण, कॉटनोपोलिक, कॉकपिट भी एक होता है, यहां पे कॉटनोपोलिस यानी जहां पे कॉटन वर्ड से आप नोट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं कॉटन के लिए, यानी यहां पे ज्यादातर मात्रा में कहिए कि कॉटनोपोलिस कहने का मतलब है कॉटन से बने हुए वस्त्रों का उत्पादन होता है। कानपुर, महाराष्ट्र, मुंबई, सूरत या कोलकाता? उत्तर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुद्रेमुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला, सोना, तांबा या लौह अयस्क? तो कुद्रेमुख में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लौह अयस्क। 54 का क्या हो जाएगा? डी। 54 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, त्रिवेणी नहर का निर्माण कहां किया गया? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा या भोजपुर? उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट, इन परियोजनाओं में से सीतामढ़ी बिहार में ही नहीं पड़ता है जी? सीतामढ़ी, हाँ सीतामढ़ी बिहार में ही है। तो सीतामढ़ी वाले तो बता ही देंगे कहां है? दुर्गावती जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना, सोन नदी परियोजना या बरनार जलाशय परियोजना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बागमती।
56 का आंसर। सीतामढ़ी वाली जो जिले हैं, यानी सीतामढ़ी जो जिला है उसमें कौन सी परियोजना है? बागमती। 56 का बी, 56 का बी, ठीक है। अगला, अबड़क उत्पादन में कैमा नंबर पे है विश्व में? विश्व में कौन से नंबर पे हम लोग हैं? पहला नंबर पे। डायरेक्ट मारना है, ये सब चीज तो एकदम उड़ा देना एकदम। अगला, भारत में चाय का अग्रणी है, बताइए। चाय वाला याद करेंगे जी कि केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम। इतना सोचेंगे कि असम मारेंगे? इतना तो रट रट के तो गर्दा उड़ा दिए होंगे आप लोग। आगे चलिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज, अब एल्युमिनियम पूछ रहा है, थोड़ा सा विज्ञानों वाला प्रवेश है जी, तो ऐसे सोशल स्टडी में होता है आपसी में रिलेशन। मैग्नीज है, लॉयस्क, बॉक्साइड या टीन? डायरेक्ट याद कीजिए, एल्युमिनियम का दहेज में मिल रहा है बक्सा, ठीक है ना, पिताजी को मिला होगा, आपको ही मिलेगा, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 50 सेंटीमीटर से क्या हो गया? अगर वर्षा कम होगा तो क्षेत्र में कौन सी स्थिति बनेगी? बाढ़ आ जाएगा जी। कम होगा तो बाढ़ आएगा, कम पूछ रहा है ना जी। सुनामी भी नहीं आएगा, सुनामी तो भाई नहीं आएगा। भूस्खलन नहीं, सूखा पड़ जाएगा। आगे, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? कारण कौन लाएगा जी? बाढ़ इन्ने उन्ने, नदी कभी इन्ने बह जाता है, कभी उधर बह जाता है, जिधर तिधर दहा के लेके चल जाता है। तो बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण कौन है? गंगा है, कोसी है, सोन है या पुनपुन है? तो कोसी मैया दुख ना दिहा, यही वाली हाल है ना जी, जब आती है तब दहा बहा के लेके चल जाती है। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार में हर साल आती है? जैसे लगता है बर्थडे हो, बर्थडे है, बर्थडे हर साल आता है ना जी, तो वही पूछ रहा है कि हर साल आपदा वाला कौन सा बर्थडे आता है? तो भूकंप आता है, सुनामी आता है, भूस्खलन आता है कि बाढ़ आता है? तो बढ़वे है भैया, सॉरी क्या नाम है, कोसी नदी, जो अभी इससे पूर्व में क्वेश्चन था ना, उसी पे रिलेटेड है कि प्रतिवर्ष आपदा कौन सी आती है? तो बाढ़ वाली आपदा आती है। नेक्स्ट, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र कहाँ है? यहां से भूकंप उठ गया और ऊपर गया तो ये हो गया केंद्र, और ये है आपका जमीन, और यहाँ पे भूकंप कहीं तो फाड़ के निकलेगा ना जी, तो जहां से फाड़ के निकलेगा वो क्या हो जाएगा? तो कहा जा रहा है अधिकेंद्र। संबंध किससे है? बाढ़ से नहीं, भूकंप से। किससे है? भूकंप से। आगे, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या में क्या नंबर पे है हम लोग? तो यूपी पहला नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरा नंबर पे, और तीसरा नंबर पे हमारा योगदान है, तो हम लोग तीसरे नंबर पे हैं। अगला, प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं जी? तो कुल राष्ट्रीय आय में से लोगों की संख्या, कुल लोगों की संख्या, कुल नेशनल इनकम, ठीक है ना, कुल राष्ट्रीय आय ऊपर लिख दीजिए, बटा में कुल देश की जनसंख्या से जब भागा दीजिएगा तब निकलेगा प्रति व्यक्ति आय, और उसी को और क्या कहते हैं? ऑप्शन में है सीमांत आय, कुल आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? औसत आय बोलेंगे। एवरेज इनकम यहां ऑप्शन में कह रहा है, ठीक है। आगे चलिए, कहा जा रहा है कि विनिमय का प्रारंभिक अवस्था, विनिमय मतलब क्या होता है जी? पहले पता होना चाहिए। विनिमय मतलब होता है लेन देन। आज जैसे लेन देन करते हैं ना, पैसा लो सामग्री दो, पैसा लो चॉकलेट दो, ठीक है, आजकल तो ऐसे चलता है। तो कहा जा रहा है कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो जब प्रारंभिक अवस्था, क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रारंभिक अवस्था, तो शुरुआत में क्या चलता था? वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु दो वस्तु लो, मगर बाद में बदला गया। कहा जा रहा है कि मैकलगन समिति, ये जो समिति है, समिति का संबंध इनमें से किससे है? टैक्स से यानी कर से है, राष्ट्रीय आय से, सहकारिता से या गरीबी से? तो इसका संबंध है सहकारिता से, ठीक है। अगला प्रश्न, डिस्कस कराने के चक्कर में अभी तक भोजन नहीं किए हैं कि नहीं भाई, बच्चा लोग का डिस्कस कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आपके डिस्कस के बाद ही भोजन करने जाएंगे, पहले तो संकल्पित है कि भाई डिस्कस बच्चा को देना है, ताकि नंबर में कोई समझौता नहीं, रिजल्ट में कोई समझौता नहीं। अगला, लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योग, तो लघु उद्योग में 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 7 करोड़ तक जाता है, 25 लाख से लेकर 5 करोड़। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, तो नीति आयोग इक्वल टू योजना आयोग, पुराना नाम योजना आयोग, नया नाम नीति आयोग।
अध्यक्ष कौन? उसमें भी अध्यक्ष पीएम थे, इसमें भी अध्यक्ष पीएम ही होंगे, यानी प्रधानमंत्री। ठीक है। अगला है कि मानव परिश्रम से अर्जित, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? आपके पिताजी परिश्रम करते हैं, उससे धन अर्जित होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आय। क्या कहते हैं? आय। आय मतलब बुलाने वाला आय नहीं, ये वाला आय। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, आरबीआई ऐसे तो बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मगर हिंदी में लिखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। राष्ट्रीयकरण, देश की संपत्ति है, पैसा लेके नहीं भाग सकते हो। तो क्या हुआ कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कब किया गया? तो डेट जैसा कि यहां दिया हुआ है 35 में तो हुआ था, जानते हैं क्या? 35 में हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। 1949 में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। ठीक है। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? यानी समाज के निर्माण में किसका, समाज के निर्माण कहिए, समाज को बनाने में, बेहतर बनाने में संरचना का भाग है। समाज को, समाज के निर्माण में क्या? संचार, संचार यानी कनेक्टिविटी वाला जो देखते हैं, क्या उस आधार है? उसके बिना हमारा बहुत समाज बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। यातायात, आवाजाही मतलब आवाजाही, आवृत्ति यानी फाइनेंशियल, पैसा, खूब पैसा रहेगा तो क्या समाज का आधार मजबूत हो जाएगा, समाज की स्थिति मजबूत। शिक्षा होगा, क्या होगा? शिक्षा होगी तो समाज का आधार मजबूत होगा। धन तो शिक्षा के बाद अपने आएगी जी, मगर क्वालिटी वाला शिक्षा, चोरी करके पास वाला शिक्षा को शिक्षा नहीं कहिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? क्या करना है? ईमानदारी से पढ़ाई करना है, चीट पुर्जा के चक्कर में नहीं रहना है। जो चीट पुर्जा लिया उसका तो एग्जाम गया। संयुक्त राष्ट्र यानी जिसको हम कहते हैं यूएनओ। ठीक है, यूएनओ पढ़ाई होगा आपने। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किसे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? अब देखिए कितना करंट, अब तो करंट कंपटीशन में देता था, आप लोग को दे दिया। सहकारिता वर्ष मतलब मिलकर कार्य करने वाला वर्ष। इसमें जो भी ऑप्शन दिया जा रहा है वो तो नहीं है इनमें से, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2025। कल ही के बच्चा लोग को कंपटीशन वाला को पढ़ा रहे थे तो उसमें था करंट अफेयर में कि 2025 के लिए क्या तय किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के तौर पर उसको मनाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं जी। उपभोक्ता अधिकार यानी आप कस्टमर हैं, जी हाँ कस्टमर हैं। वस्तु खरीदते हैं, जी हाँ खरीदते हैं। तो आपके भी कुछ अधिकार हैं कि भाई आपको कोई खराब चीज ना दे दे, उस पर आपका भी कुछ ना है कि कल ये भाई बोल के दिया कि 1 साल के लिए कुछ नहीं होगा, 2 महीना में कुछ खराब हो गया तो आप लेकर जाते हैं वैसी स्थिति में, तो आपका वो नहीं सुनता है। तो ऐसे में एक उपभोक्ता का क्या क्या अधिकार है, वो अधिकार की बात की जा रही है यहाँ। तो ये वाला जो अधिकार है कि जनता या कहिए कि एक कस्टमर के तौर पे मुझे क्या क्या अधिकार है, तो हम उपभोक्ता फोरम नाम की एक संस्था होती है, वहां जाके शिकायत करेंगे। तो इस शुरुआत कहां से हुआ? कनाडा, भारत, अमेरिका या बांग्लादेश? तो इस शुरुआत किया अमेरिका ने। अगला प्रश्न कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने, यानी 2 देश आर्थिक अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था मतलब हम तुम लोग कमाई कराएंगे, तुम हमका भी कमाई कराना, ठीक है? तो अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। ठीक है, वो था क्या करेंगे? ट्रेड, व्यापार में हम जस्ट रिलैक्स होकर विश्व जुड़ेगा पैसा कमाने के लिए, पूरा मंच बन जाएगा। हम तुमसे खरीद रहे, वो उससे खरीद रहा, वो उससे खरीद रहा। तो कब होगा? क्या उदारीकरण होगा तब? क्या निजीकरण होगा तब? या वैश्वीकरण होगा तब? इनमें से सभी नहीं, सभी तो नहीं होंगे। वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण मतलब पूरा विश्व का एक हो जाना, एकीकरण, विश्व का एकीकरण, वैश्वीकरण। नेक्स्ट, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत, यानी एक संस्था है जो पैसा, वित्तीय स्रोत, पैसा उपलब्ध कराने वाली संस्था है। ठीक है, उदाहरण है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सारा बैंक है, जितना बैंक है सब पैसा देगा। सब क्या देगा? पैसा देगा कि लीजिए ना पैसा, क्या लीजिए? पैसा लीजिए और काम कीजिए। तो ये संस्थाएं वित्तीय स्रोत हैं, पैसा उपलब्ध कराने वाले बहुत बड़े स्रोत हैं। आगे कहा जा रहा है कि भारत का अधिकांश कार्यबल, जैसे कार्यबल मतलब ज्यादातर यहां कार्य करने वाले लोग,
किस चीज में लगे हुए हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो ज्यादातर तो किसानी कर रहे हैं बाबू, किसानी कर रहे हैं, खनन में लगे हुए हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं, यानी किसी न किसी तरह से कहिए कि जमीन से जुड़े हुए हैं। तो जमीन से जुड़े हुए वाला मामला है, कार्यबल ज्यादा है, तो अभी हमारी स्थिति प्राथमिक क्षेत्र में ही प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न तो कहा जा रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? कि नोट से रिलेटेड, यानी जो आपकी करेंसी होती है, करेंसी बदलेगी नहीं बदलेगी, चेंज करना है, ठीक है। तो नोट से संबंधित तमाम तरह की गतिविधियों पर कहिए कि किसका निर्धारण, मतलब कौन नीति निर्धारण करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। तो ये मौद्रिक नीति तो आपको लग जाएगा कि नोटवा तो मोदी जी बदल थी न, तो भारत सरकार मार दीजिएगा, नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक यानी मुद्रा यानी नोट पे देखिए लिखा रहता है, किनका साइन रहता है? आरबीआई के गवर्नर का। आरबीआई में जो सबसे ऊंचा पद होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उसको गवर्नर कहते हैं। वहां लिखा रहता है, गवर्नर का साइन लिखा हुआ रहता है, तो मतलब साइन किया हुआ रहता है। अगला प्रश्न, भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाद में नाम बदल के क्या हो गया? भूमि विकास बैंक। उससे पहले क्या नाम था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, भूमि बंधन बैंक, इनमें से कोई नहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम बदल के बाद में क्या हो गया? भूमि विकास बैंक। तो चलिए इस सेट का अंतिम प्रश्न, और इसके साथ ही ये शिक्षक लगना चाहिए और सही हो जाना चाहिए। 80वां प्रश्न है कि इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता? यानी हम बैंक में जमा कर देंगे तो हमें ब्याज उस राशि पे नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी? हम जो अभी जमा करते हैं, सामान्यतः हम जिस खाते में को एक आम ग्राहक के तौर पे हम जो खुलवाते हैं, तो हमारा सेविंग नेचर का खाता होता है। तो सेविंग खाता जो होता है उसमें हमें ब्याज मिलता है। मगर यही जो अगर व्यापारी जो लोग होते हैं, वो लोग जब पैसा जमा करते हैं तो उनके जमा की राशि होती है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख। तो वैसे अगर जमा होता है और उनका निकासी भी उसी तरह का होता है, जैसे कल आज उन्होंने 25 लाख रुपया जमा कर दिया, तो कल के ही डेट में क्या करेंगे? 25 लाख में से 20 लाख निकाल लिया उन्होंने। तो ऐसे जमा पर कोई ब्याज नहीं मिलता। और ऐसे जमा को क्या बोलते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जरा देखिएगा, अस्थाई जमा, आवर्ती जमा, संचयी जमा या चालू जमा। तो ऐसे जमा जिस पर ब्याज नहीं मिलता उसे कहते हैं चालू जमा, ठीक है। ये चालू जमा ही है जो इसको इंग्लिश में कहते हैं करंट डिपॉजिट, ठीक है, चालू जमा, ठीक है। इस पर कोई भी ब्याज बैंक नहीं देती है। तो इसी के साथ ये सोशल स्टडी का सीरीज पूरा हुआ। अगले सेट में फिर मिलते हैं। आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, जितना ज्यादा हो सके इन वीडियोस को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।